नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसके ऊपर बहुत दिनों से मुझे ब्रेकआउट तो मिला था। अभी तक टारगेट मिला नहीं। अभी मुझे लग रहा है कि इस कंपनी के ऊपर शायद कुछ ही दिनों के बाद टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं इसकी इस बेसिस में इस तरीके से बात कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फाइनली मेरे एंट्री लेवल कहाँ पे है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है सीएट लिमिटेड। तो बेसिकली देखिए, सीएट लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो सीएट एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप सभी जानते हैं। और टायर इंडस्ट्रीज में इस कंपनी के एक लीडर प्लेयर है। लीडर प्लेयर के कहने का मतलब है कि देखिए, इस सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर है, फिर भी सीएट इंडिया के नंबर 4th पोजीशन में है। क्योंकि एप्पल और टायर का जो मार्केट शेयर है उसके बाद अगर किसी का मार्केट शेयर अच्छा दिखने को मिले वो है सीएट। सीएट में मुझे दो खासियत पॉइंट लगा। जैसे आप देखेंगे, एप्पल और टायर के प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, एमआरएफ का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, टीवीएस का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, गुडियस का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। मगर यहाँ पे देख सकते हैं सीएट का पॉजिटिव है। हाँ, मानता हूँ बाल किशन के बहुत ज़्यादा है और जेके टायर्स का भी बहुत ज़्यादा है। फिर भी कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ में सीएट ने मतलब पॉजिटिवली सेल्स भी किया और प्रॉफिट भी पॉजिटिवली किया। मगर जेके टायर ने क्या सेल्स कम किया, प्रॉफिट ज़्यादा किया। हाँ, ऑब्वियसली बाल किशन इंडस्ट्री से बाकी कंपनी को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बाल किशन इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और स्ट्रॉन्ग कंपनी इसलिए है क्योंकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा वही प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं जो बाकी कंपनीज उतना उस प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करते हैं। जैसे ऑफ रोड गाड़ियाँ हो गया, ट्रैक्टर हो गया, जैसे कंस्ट्रक्शन में जो गाड़ियाँ चलते हैं, माइनिंग में जो गाड़ी चलते हैं, उसके जो टायर्स है वो मतलब बाल किशन इंडस्ट्री मतलब बीकेटी कंपनी बनाते हैं। तो मैं बीकेटी के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चर्चा कर रहा हूँ सीएट के बारे में। तो सीएट के ऊपर एक खासियत पूर्ण मुझे बेस्ट लगा कि कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स किया, सब कुछ किया और उसके साथ कर्जे भी 0.50 के नीचे रखा। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर एक चीज को और भी नोटिस करना होगा, वो है कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर। देखिए, एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जबरदस्त इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, मन में एक क्वेश्चन तो आएगा कि पिछली बार एफएस के पास 20% था, इस बार 18% हो गया। ये क्वेश्चन मुझे भी आया था, मगर मैंने जब चेक किया कि वही माल डीएस ने उठा लिया, तब मेरा मन का जो डाउट था वो क्लियर हो गया। क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है और दूसरा इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके घर के पैसे घर के अंदर ही है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को माना जाता है कि एक बड़े एक कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर है। क्योंकि वो लोग अगर किसी भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश करके कंटिन्यू कर रहा है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ तो दम है। क्योंकि वो इतने सारे जो पैसा लगाते हैं वो खुद के पैसा नहीं होते हैं। मान के चलिए, अभी इंस्टीट्यूशन होता कौन है, आप खुद ही देख लीजिए। जैसे मीरा एसेट मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी, आप देख सकते हैं मीरा एसेट के सारे कंपनीज है। साथ ही साथ पीजीआईएम इंडिया जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, वो भी इसी तरीके से एक मतलब फंड हाउस है। उसके साथ साथ द न्यू इंडिया मतलब एश्योरेंस कंपनी है, वो भी सरकारी कंपनी है, एक फंड हाउस है, एक इंश्योरेंस कंपनी है। टाटा आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ एलआईसी। देखिए, इन्होंने एलआईसी ने भी, इस कंपनी ने क्या किया, इस बार कंपनी को फर्स्ट टाइम होल्ड किया। मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब वो इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट कर रहा है जो एक म्यूचुअल फंड है, एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो वो तो खुद के जेब से पैसा लेकर यहाँ पे निवेश नहीं कर रहा है, वो दूसरों के मार्केट से पैसा उठाया, उससे वो इस मार्केट में पैसा लगाया इक्विटी में, और उसका जो फायदा होगा उसी से उसका घर चलेगा। तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन को फॉलोअप जरूर करना चाहिए। और सीएट के मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कि सीएट के ऊपर जो सेल्स का माहौल है वो थोड़ा सा खराब हुआ, क्योंकि रेवेन्यूज देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे रेवेन्यूज में जो करेक्शन है वो छोटा मोटा करेक्शन हुआ था बीच में, और उसको कंपनी फिर से रिकवरी भी कर दिया। उसी के अगेंस्ट में अगर प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक प्रॉफिट का भी जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट ऑब्वियसली एक पॉजिटिवली यहाँ पे देखने को मिला, जो पॉजिटिवली ग्रोथ यहाँ पे कहा जाता है, पॉजिटिवली ग्रोथ यहाँ पे माना जाता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनेगा। और शायद मुझे इसीलिए लग रहा है कि कंपनी इतने दिनों से जो टारगेट पाने का जो मेरा लेवल था, वो इसीलिए इतने दिनों से टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। तो टारगेट किस बेसिस में मैं लेकर चल रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे कंपनी के ऊपर यहाँ पे तीन जो कैंडल बने, तीन बाइंग कैंडल बने, जिसका रेंज निकल का है 25%। तो जब भी 20% के ऊपर कोई भी रेंज बने तो मैं टॉप लेवल को और ग्राउंड लेवल को दोनों को मार्किंग कर लेता हूँ। तो दोनों को जब मार्किंग किया तब मुझे क्या लगा, यहाँ पे धीरे धीरे करके शेयर नीचे आना चाहिए, तब मैं एंट्री लूंगा। तो फाइनल नीचे आया, उस लेवल को टच किया जो इसका लो था, और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे क्या किया, ऊपर गया। और मुझे लग रहा था यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। अगर मेरे लगने से तो कुछ होगा नहीं मार्केट में, मार्केट मार्केट के तरीके से ही चलेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और कुछ दिन टाइम लग सकता है इस टारगेट पाने में। अगर टारगेट मिले तो कितना परसेंटेज टारगेट मिलेगा, ऑलमोस्ट जहाँ से एंट्री हुआ उस लेवल से करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट
20% के आसपास रिटर्न मिल चुके हैं 123 दिनों में। एटलीस्ट 4 to 4 मंथ्स के आसपास, 4.5 मंथ के आसपास, 4 मंथ आप बोल सकते हैं। तो 4 मंथ 4 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दे चुके हैं। ये मेरे लिए बेस्ट है। फिर भी मैं इंतजार करूंगा 25% रिटर्न पाने के लिए। उसके लिए थोड़ा सा और भी टाइम लगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। तो फाइनली एचडीएफसी बैंक के ऊपर जब मेरा ट्रेड बना था, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि ट्रेड बनने के बाद मैं इंतजार किया टारगेट होने के बाद, और बिग क्रैश हुआ तो मैं इंतजार कर रहा हूँ एक नया प्लान का। क्योंकि देखिए पहले जो एंट्री बना था, ध्यान से देखना, यहाँ पे कप विद 100% बने थे और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, तब मैंने एक एंट्री लिया था। और जब इस हाई लेवल को टच किया, जहाँ पे 1750 के लेवल था, इस लेवल को टच किया तो मुझे 12% का रिटर्न मिला सिर्फ 26 दिनों में। तो इस टारगेट को अचीव करने के बाद ही, टारगेट हिट होने के बाद ही कंपनी के ऊपर एक बिग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, मतलब बिग करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला है। और उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि यहाँ से वो रिकवरी करके फिर से ऊपर जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एक लंबा जर्नी कंपनी दिखा रहा है। टॉप लेवल से दिखा है तो एक लंबा सा कप बने, उसके बाद एक छोटा सा अगर हैंडल पैटर्न कंप्लीट करे तो एक बड़ा धमाका फिर से हो सकते हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक आज नहीं, एटलीस्ट देखा जाए तो 3 से 4 साल से कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं। तो मुझे लगता है जब इस लेवल को, हाई लेवल को ब्रेक करेगा, तब वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि इस तरीके से हालत बहुत सारे कंपनीज के ऊपर देखने को मिला है। तो जब ब्रेकआउट होता है, उसका लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट करते हैं, तब एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल जाता है। तो मुझे इस बार लग रहा था कि कंपनी ब्रेकआउट किया है तो एक ऊपर जाने का चांसेस है, मगर जब भी मैंने देखा कि लास्ट 2 डेज का कैंडल रेड कैंडल बने और वो भी डाउन साइड में, तब मुझे पता चला कि अभी ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ नहीं है, तो वो नीचे आने का चांसेस है। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर अंदर की अगर बात के बारे में बात करूँ तो कंपनी में कुछ भी खराबी नहीं है। क्योंकि सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यूज का ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हमेशा होता रहता है। उसके साथ साथ प्रॉफिट भी देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को भी मेंटेन करते हैं। तो एचडीएफसी बैंक इंडिया के सबसे बड़े बैंक है, तो इसके ऊपर डाउट करना मतलब बहुत बड़ा गलती होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इतने सारे बैंक्स के हिसाब से एचडीएफसी बैंक कोई छोटा मोटा बैंक तो है नहीं, क्योंकि इसका मार्केट कैप अराउंड 12 लाख करोड़ के आसपास है, जो आईसीआईसी बैंक को भी इस जगह पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो बाकी हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं, कि लोगों को लगता है कि एचडीएफसी बैंक बेकार है, तो कोई बात नहीं, आप आपके हिसाब से काम करिए, मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। फाइनली बीएससी के ऊपर भी सेम टू सेम सीएट का जैसी हालत है, क्योंकि सीएट के जैसे ही एक रेंज क्रिएट हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं एक रेंज बना 32% के आसपास। मतलब क्या है, कंटिन्यूसली इस कैंडल से देखा जाए, एक्चुअली कैंडल बना था बाइंग, यहाँ से बाइंग कैंडल बने, मगर इसके बीच में एक रेड कैंडल आ गया। तो मैंने इसीलिए उस रेड कैंडल के बाद जो बाइंग कैंडल स्टार्ट हुआ, तब से मैंने मार्किंग किया और इसका टॉप लेवल तक मार्किंग किया। तो टोटल जो मार्किंग निकल के आया वो कितना है, 32%। और 32% के अकॉर्डिंग कंपनी इसके ऊपर अगर नीचे आए, इस लेवल को टच करे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एंट्री। और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, इसका हाई लेवल तक बनेगा टारगेट। तो बेसिकली एक शानदार तरीके से एंटी बन सकते हैं, और इस शानदार तरीके से इस जगह से वो टारगेट भी बनेगा। तो एक बेस्ट तरीके से एंटी और टारगेट मिलने का चांसेस है। और मुझे लगता है जिस तरीके से कंपनी रिकवरी की है, जिस तरीके से यहाँ से बाउंस बैक किया, एक एक मतलब वी जैसे पैटर्न क्रिएट किया, वो इजीली इस टारगेट को अचीव करने का दम रखते हैं। अभी ये देखना है कि कंपनी में सचमुच क्या पोटेंशियल है। अगर पोटेंशियल के बारे में बात करूँ तो बीएससी के अगर चार्ट को दिखा दूँ तो आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी में कितना ग्रोथ है। सेल्स की ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा लास्ट 5 मंथ्स में, सॉरी लास्ट 5 क्वार्टर्स में। तो सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए। उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट 2023 में बहुत ज़्यादा हो गया था, 440 करोड़। उसके बाद देखिए 118, 106, 107, अभी इस बार 265। तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि पहले तो इतना ज़्यादा, पिछले साल में तो 440 का प्रॉफिट हुआ था, इस बार तो आधा प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं। पिछले बार 440 का जो प्रॉफिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, किस लिए हुआ था, वो जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर पिछले बार सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट 114 करोड़ थे, और टू नेट प्रॉफिट, सॉरी, इस बार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 340 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनीज के ऊपर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कुछ इस तरीके से देखने को मिले। और नेट प्रॉफिट के मतलब अदर्स इनकम के हिसाब से बात करूँ तो 430 से लेकर कंपनी 26 के आसपास देखने को मिला। मतलब 430 करोड़ से कंपनी से 26 करोड़ बन चुके हैं। तो आप सोचिए, पिछली बार अदर्स इनकम ज़्यादा हुआ था इसलिए 440 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अगर अदर्स इनकम कम होता तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाते। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो लोगों के मन में यही क्वेश्चन हमेशा घूमते रहते हैं कि पिछली बार तो कंपनी की इतना प्रॉफिट हुआ था,
इस बार प्रॉफिट खराब हो गया मतलब कंपनी बेकार है, बिल्कुल नहीं है। आपको डीपली आपको रिसर्च करना पड़ेगा, डीपली आपका एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीज़ क्लियर होगा, तभी आप अच्छा खासा पैसा मार्केट से कमा सकते हैं। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स दिखा दूँ कि कहाँ से एंट्री बन रहा है, कहाँ पे एग्जिट बनेगा, तो वो तो मतलब हर कोई कर सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि आपको कुछ सिखा पाऊँ, जिसको देखकर आप सीख कर काम कर सकते हैं। बाकी देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिसका मेरे से भी बहुत ज़्यादा मार्केट में नॉलेज है, तो आप प्लीज़ आपके हिसाब से काम करिए। जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं बिगिनर से, तो वो लोग ज़रूर वीडियो को देखकर एक बार बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। बैक टेस्टिंग का मतलब क्या है? आप प्रीवियस चार्ट को देखकर सीख सकते हैं कि सही में इस तरीके से पहले भी क्या पैटर्न बना था, क्या पहले भी इस तरीके से कुछ ट्रेड बना था। देखिए जैसे पहले यहाँ पे ट्रेड बने, यहाँ पे भी एक प्रॉफिट मिला, तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड आपको मिल जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना होगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो लास्ट जो कंपनी है इस वीडियो का, उसका नाम है राइट्स लिमिटेड। तो राइट्स जो है वो बेसिकली एक सरकारी रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसके ऊपर पहले देखिए दो मतलब एक बार कंपनी बोनस दिया था 2019 में। अभी फिर से कंपनी सितंबर मंथ में 20 तारीख को मतलब 20 तारीख को कंपनी फिर से 1:1 का बोनस देने जा रहा है। 1:1 का कंपनी फिर से एक बार बोनस आपको देने जा रहा है, जिसके लिए आप तैयार रहिएगा। अगर आप बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी को भी डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।